तो अब तक तुमने देखा एक मोटे लड़के जिसको सब लोग बुली करते रहते थे, उसको एक नई बॉडी मिल जाती है जिसके साथ वो हर एक काम कर पाता है जो अपने पुराने शरीर के साथ नहीं कर पाता था। पार्ट 1 में हमने देखा था पार्क को नई सिटी एक्सप्लोर करते हुए, यहाँ पे अपनी नई पहचान बनाता है, अपने दोस्त बनाता है नए। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा पार्क अपनी मोटी बॉडी के अंदर भी लोगों का दिल जीत लेता है जब वो उस लूजर गंगनम लैंडलॉर्ड से जोई को बचाता है, और बाद में जैक और वासो के साथ वो जिनकी गैंग को भी पे लेता है। दोनों पार्ट्स का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आज मैं तुम लोगों के लिए 2 नहीं बल्कि 3 आर्क्स लेके आया हूँ। पर बिफोर वी बिगिन मैं फिर से बोल दूं, लुकिज्म के अंदर कुछ कैरेक्टर्स के मैं इंग्लिश नेम यूज करूंगा, और ह्यूंगसुक की जो मोटी बॉडी है उसको मैं पार्क बुलाने वाला हूँ, पतली वाली बॉडी को डैनियल बुलाने वाला हूँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि माही भाई ने मेरे को ऐसा करने को बोला है। पिछले पार्ट मतलब पार्ट 2 के एंड में तुम लोगों ने देखा था जैक को उसके शूज मिल गए थे और किम उससे पूछ रही होती है साथ में पढ़ेगा, एंड जैक सेज पढ़ाई, ये कौन चिड़िया का नाम है? मेरे को भी नहीं पता। किम की बात सुनकर डैनियल को भी याद आता है कि उनके एग्जाम आ रहे हैं, उसे पढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ शुरू होती है मिड टर्म आर्क। इसमें शुरू में ह्यूंगसुक अपनी दोनों बॉडीज के बारे में सोच रहा होता है कि वो मोटी बॉडी में जो चीजें नहीं कर सकता था वो अपनी पतली बॉडी में कर सकता है। ही कैन रन फास्ट एज विंड, वो बिना एक्सरसाइज करे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही इज फुल ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम। इन शॉर्ट उसकी सेकंड बॉडी इज परफेक्ट। तो वो सोचता है कि उसकी सेकंड बॉडी का दिमाग भी ज्यादा बढ़िया है उसकी पहली बॉडी से। 2 हफ्तों में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसको लगता है वो अपनी पतली बॉडी से पढ़ेगा और टॉप करेगा। पर जब जल्दी रियलाइज होता है बॉडी कोई भी हो भाई, पढ़ाई लिखाई में दोनों में बेकार है। क्या बोल रहे हो? रिलेटेबल हो गया मेरे लिए। एक दिन पढ़ाई करते डैनियल को उसकी मदर का कॉल आता है, और कॉल में बात करते करते वो सुन लेता है पीछे उसकी मदर को भी बोल रहा होता है कि आके टेबल साफ कर दो। जो सुनकर उसे समझ आता है कि उसकी मदद और पैसे कमाने के लिए अब रेस्टोरेंट में काम भी करने लग गई है, तो अब अपनी माँ के लिए भाई टॉप करेगा। और वैसा कर भी सकता है बिकॉज वो 2400 घंटे पढ़ सकता है। 2 बॉडीज का इस्तेमाल भाई बिल्कुल सही तरीके से करेगा। जो सब्जेक्ट्स के अंदर रट्टे मारने होते हैं वो अपनी मोटी बॉडी से रात में उससे रट्टे मारेगा, और जो समझने वाले सब्जेक्ट हैं वो स्कूल में किसी दोस्त से समझ लेगा। और कौन है ये दोस्त? वो है क्लास का टॉपर, नन अदर देन आवर रिच जे। और जे भाई की हेल्प भी करता है पढ़ाई में, और दोनों को साथ में देख के एक साइड क्लास की लड़कियां पागल हो रही हैं और दूसरी साइड क्लास का मॉनिटर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि उसको लगता था डैनियल आवारा है, जैक और उसकी बुली के साथ घूमता रहता है। पर अब वो पढ़ रहा है, वो भी क्लास टॉपर जे के साथ, तो ये देख के भाई एक अच्छी गीली हो जाती है। पर हाँ, डैनियल खाली जे के साथ नहीं पढ़ता, वो स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाके जी हो और ड्यूक के साथ भी पढ़ता है। और कुछ लड़कियां तो लाइब्रेरी में पागल हो रही हैं। डैनियल ने कुछ नोट्स लिख के भेजे छोटे छोटे पेपर पे, उसको अपना नंबर दे रही है, लिख रही है आई लव यू। पता है ये रिलेटेबल नहीं है, समझ गया मैं। हमें आगे पता लगता है कि ड्यूक अपनी क्लास में 5th आता है, एंड ऑल्सो अब वो पपरिका टीवी के ऊपर पॉपुलर भी होने लग गया। जिनको नहीं पता पपरिका टीवी क्या है, जाके लुकिज्म पार्ट 2 देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। अबे लाइब्रेरी के अंदर जैक भी आता है, आया है मीरा के साथ था, और भाई के पढ़ने के इरादे तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर आधे ही गुस्सा हो जाता है बिकॉज यहाँ पूरी गैंग मौजूद है, और ये लोग काफी शोर मचा रहे होते हैं, जिस वजह से अपनी असली गैंग थोड़ा गुस्सा होने लग जाती है, जो है बर्न नकल्स, वासो की गैंग। वो भी यहाँ पढ़ने आया है भाई, देख रहे हो, चाहे तुम गैंगस्टर भी हो पर पढ़ाई लिखाई जरूर काम आती है। अब रात में पार्क स्टोर में काम करते हुए पढ़ रहा होता है, और आज एक सरप्राइज गेस्ट आती है जो है जोई, एंड शी इज स्टिल कॉलिंग ब्रो अ पिग, और वो कुछ लड़कों की स्ट्रीम एंजॉय कर रही है। पर पार्क उसे बोलता है ओए निकल, फटाफट निकल। पार्क प्यार से बोलता है उसे कि तुम घर चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ फिर से वो हादसा हो जाए, वो गंगनम लैंडलॉर्ड वाला हादसा। ये सुनकर जोई को काफी अच्छा लगता है कि ये पिग उसकी चिंता करता है, एंड शी आल्सो नोटिस कि पार्क इस टाइम पढ़ रहा होता है, और पार्क जोई को ये तो नहीं बता सकता कि वो मिड टर्म्स की पढ़ाई कर रहा है, वो बोलता है वो किसी एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रहा है। तो ये सुनकर जोई डिसाइड्स कि वो आज से पार्क को पढ़ाएगी, मतलब उसके साथ पढ़ेगी, और ये इंटेंशनली दिखा रही है अपने पक्का। वैसे जोई इज नॉट जस्ट अ रेगुलर स्टूडेंट, शी इज टॉपर इन मैथ्स। तो अब से रात को रोज 2-3 घंटे भाई पढ़ाई करेगा मैथ्स टॉपर के साथ। पर ने डिसाइड करा था कि रट्टे वाले सब्जेक्ट्स को रट्टा मारेगा रात के टाइम पे, और मैथ्स तो रट्टे वाला सब्जेक्ट नहीं है, अनलेस तुम मेरी तरह हो जो अपने मैथ्स के एग्जाम में भी रट्टे मारने की कोशिश कर रहा होता है, फिर अपने भाई से पकड़ा जाता है, फिर उसका भाई उसे कूट देता है। स्टोरी टाइम भी है मेरे पास इस चीज का, एक लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मजेदार है, देख लेना बात। खैर अब मैं तुम्हें पार्क का पूरा टाइम टेबल समझाता हूँ। स्कूल में वो जे के साथ पढ़ेगा, फिर उसके बाद लाइब्रेरी में ड्यूक और जीहो के साथ, फिर रात में जोई के साथ, और जोई के जाने के बाद वो रट्टे वाले सब्जेक्ट का रट्टा मारेगा। ऐसे कुछ दिन चलता है, और एक दिन जे डैनियल को कुछ सीडीज और बुक ऑफर करता है पढ़ने के लिए, जो काफी यूजफुल होने वाले उस एग्जाम के अंदर। फिर वो लाइब्रेरी में पढ़ने आता है ड्यूक के साथ, एंड अगेन पीपल आर टॉकिंग शिट अबाउट ड्यूक। बोले डैनियल और ड्यूक का रिलेशनशिप तो कोई रॉयल्टी और स्लेव वाला है, पर ड्यूक की मेंटालिटी सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए तुम लोगों की भी। फिर रात में पार्क जोई के साथ पढ़ता है, एंड आई नो जोई के जाने के बाद ये क्या करता है। खैर ऐसे कुछ दिन और चलता है, फिर फाइनल एग्जाम का दिन आता है, और एग्जाम के दिन भाई को हर एक क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर आता है जो उसने पढ़ा होता है जे और ड्यूक के साथ, वो सारा एग्जाम में आया होता है और भाई सबके आंसर अच्छे से कर देता है। फिर नेक्स्ट डे होता है इसका मैथ्स का एग्जाम और भाई को मैथ्स याद ही नहीं है, भाई को तो एक पोम पोम याद आ रहे हैं। ये सोचता है चलो मैथ्स नहीं और सब्जेक्ट में तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और सोचते सोचते गलती से सो जाता है और अपनी मोटी बॉडी में घर में उठ जाता है और ऐसे जस्ट चेक करने के लिए अपनी बुक्स देखने लग जाता है कि इसने कौन सा आंसर सही करा है कौन सा गलत करा है। इसे पता लगता है कि इसने कुछ फॉर्मूला वगैरह गलत कर दिए और वो देखते देखते फिर से सो जाता है और अपनी स्लिम बॉडी के अंदर स्कूल में उठ जाता है जहां पे ये करंटली एग्जाम दे रहा है। ये अपने आंसर शीट को देखता है, रियलाइजेस मैं चीटिंग कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे सोऊंगा, घर में उठूंगा, आंसर देखूंगा, वहां सो जाऊंगा, यहाँ पे बस उठ जाऊंगा। ब्रिलियंट आइडिया। ये ऐसे ही करता है। फिर एग्जाम रिजल्ट्स आते हैं और भाई टॉप मार लेता है मिड टर्म्स के अंदर। बेचारा क्लास मॉनिटर पहले सेकंड आता था बिकॉज ऑफ जे, अब थर्ड आ रहा है। लड़के अभी भाई से इंप्रेस्ड, जे इज ऑल्सो हैप्पी। जैक थोड़े गुस्से में बिकॉज भाई लास्ट आया है, पर हाँ डैनियल क्लास मॉनिटर को रोते हुए देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो बाद में अपनी मदर को कॉल करके भी बताता है, उसकी मदर भी काफी खुश होते हैं कि उसके बेटे ने टॉप करा है, पर डैनियल अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है बिकॉज उसको यही लग रहा है कि उसने शॉर्टकट से अचीव करा है, उसने हार्डवर्क बिल्कुल नहीं करा। अगले दिन सुबह हम देखते हैं वासो को जो जॉगिंग करने से थोड़ी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और वो देखता है पार्क को, जिसे डिसाइड करा है कि वो आज से काम के बाद रोज 30 मिनट जॉगिंग करेगा। और जरा तुम पार्क को देखो, अगर यहाँ पे कोई और भी होता है ना वो पक्का इस पर असर होता है, इसका मजाक बना रहा होता, पर वास को वो ऐसा नहीं करता। और ऐसा क्यों है वो तुम्हें अगले पार्ट के अंदर पता लग जाएगा। तो अगले पार्ट के अंदर वास को बैक स्टोरी कवर करूंगा एंड वो सही में बहुत अच्छी है। खैर इसके साथ मिड टर्म आर्क खत्म होती है और शुरू होती है इसके बाद बूट कैंप आर्क। इस आर्क के अंदर अपने जे हाई के बच्चे जाते हैं बूट कैंप पे जहां कुछ बहुत गलत होगा। हम देखते हैं अपनी गैंग, डैनियल सब लोग रेडी है बूट कैंप पे जाने के लिए। काइंडा तुम स्कूल ट्रिप मान लो इसको। और पास्ट के अंदर डैनियल के लिए कभी भी स्कूल ट्रिप अच्छी नहीं गई है बिकॉज तब भी लोग उसे बुली कर रहे होते थे। इवन बस में वो पहले सबसे आगे टीचर के साथ बैठता था, स्टूडेंट से दूर, ताकि वो लोग परेशान ना करे उसे। और इस बार भी वो आगे आकर टीचर के साथ ही बैठ जाता है। एंड वेट अ सेकंड, इज दिस अ ब्रा ब्रो, व्हाट आर यू वेयरिंग? वह जब डैनियल आगे बैठा होता है टीचर के साथ, तो टीचर भी सोच रहा होता है ये मेरे साथ क्यों बैठा है, कोई बेट वेट हारा है क्या? पर बहुत जल्दी उसके दोस्त के पीछे बुला लेते हैं और देखते देखते पूरी गैंग पीछे असेंबल हो जाती है अपनी। जो लोग कुछ गेम वगैरह खेलते हैं जहाँ पे जैक को मीरा को हिट करना है हाथ पे, एंड एज सून एज ब्रो टचेस मीराज हैंड ब्रो सेज सो सॉफ्ट, सॉफ्ट या हार्ड। तो जैसे मैंने बताया अपना पूरा जे है जा रहा है बूट कैंप पे, तो हम देखते हैं एक और बस में जहाँ पे आर्किटेक्चर के बच्चे हैं जो पूरी वास हुई गैंग है और यहाँ पे काफी डेंस माहौल है। तो माहौल को थोड़ा लाइट अप करने के लिए थोड़ा नाच गाना करना शुरू हो जाते हैं, पर अगले सेकंड सारे रोने लग जाते हैं बिकॉज ये देखते हैं इनके साइड में ब्यूटी डिपार्टमेंट की बस जा रही है जहाँ पे काफी सारे लड़कियां और बस एक ही लड़का है। नाउ दैट राइट देयर इज अनफेयर, वेरी अनफेयर। बीच में लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ जैक मीरा को इंप्रेस करने की कोशिश करता है पंचिंग मशीन पे हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट करके, पर उसका रिकॉर्ड विंजिन तोड़ देता है। ये वही है जो रैप करता है और ड्यूक से हार गया था वो स्कूल फेस्टिवल के अंदर। विंजिन थोड़ा मजाक बनाता है जैक का, इनफैक्ट वो ये तक बोल देता है कि तू खुद को मर्द बोल कह सकता है। ये कुछ ज्यादा बोल दिया इसने, तो जैक हैमर वाली गेम के अंदर विंजिन का रिकॉर्ड तोड़ देता है और फिर उसे बोलता है तू खुद को मर्द कैसे बोल सकता है बे। ये दोनों दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं, पर अगले सेकंड रोने भी लग जाते हैं बिकॉज इनकी गेम के अंदर एंट्री मारता है वास्को और डैनियल। दोनों पंचिंग और हैमर मशीन ट्रैक करते हैं और दोनों मशीन तोड़ देते हैं। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली बूट कैंप पहुंच जाते हैं जहां दो इंस्ट्रक्टर इनका वेलकम करते हैं। अब ऑफ कोर्स तुम समझ चुके हो यहाँ पे क्या होने वाला है। स्मार्ट वाले इंस्ट्रक्टर पे सब लड़कियां मरने वाली हैं और मोटे वाले को घंटा कोई भाव नहीं देगा। जो इंस्ट्रक्टर्स इनका बैग चेक करते हैं बिफोर लेटिंग देम इन, और इन सालों ने प्रिंगल्स डब्बे के अंदर दारू छुपा रखी है और चिप्स के पैकेट के अंदर सिगरेट्स। और हाँ सारी लड़कियां मर रही हैं उस स्मार्ट इंस्ट्रक्टर पे जो दूसरे वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पर उसके थ्रू में पता लगता है कि ये स्मार्ट इंस्ट्रक्टर का नाम है ज़्यूस और ये एक पार्ट टाइमर है, मतलब ये परमानेंट इंस्ट्रक्टर नहीं है। और मैं चीज बोलूंगा और चाहूंगा तुम खुद समझो कि स्टोरी के अंदर क्या होने वाला है, और वो ये चीज है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। चलो एक चीज और बोलता हूँ, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। और जरा ये देखो मीरा का भी दिल आ गया इस बंदे पे, कम ऑन मीरा नॉट यू यार। अब इसके बाद ये लोग कुछ गेम्स खेलते हैं, फिर टैलेंट शो होता है जब बेकरी डिपार्टमेंट अपना टैलेंट दिखाते हैं। एंड आई होप ये कुछ अच्छा खाने वाला आइटम प्रिपेयर करें, कुछ उठपटांग चीज नहीं जो खा भी नहीं सके हम, मतलब हम नहीं वो लोग। ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां डांस कर रही है। और मुझे ये बताओ ये टिकटॉक वाला डांस टैलेंट में कब से आ गया? अपना ड्यूक रैप पर सबका दिल जीत लेता है। फिर टैलेंट शो के बाद जब सब सो जाते हैं तब डो डैनियल और जैक को लेके आता है रूम के अंदर जहाँ पे ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां हैं, पर जैक और डैनियल दोनों ही वहां से चले जाते हैं। और वो लड़के भी शौक हो जाते हैं बिकॉज उनको काम तो स्मार्ट लौंडो से ही था, इन लोगों से थोड़ी था। जैक डैनियल को ले जाता है मीरा के पास जहाँ अपनी गैंग पार्टी करती है और जहाँ सब लोग पीते हैं एक्सेप्ट फॉर मीरा। और पीने के बाद किम बेहोश, जैक कमजोर हो चुका है, डैनियल ताकतवर हो चुका है, जोई पक्का हॉर्नी हो चुकी है और इस चश्मे को छोड़ो। वैसे ये लोग भी पकड़े आते हैं पर सब नशे में होते तो गलती से सो जाते हैं और इंस्ट्रक्टर को लगता है कि तो सो रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे गंदा काम। अब डैनियल सो
हो गया तो अपनी मोटी बॉडी में उठ जाता है और वो सोचता है चलो फिर से मैं रनिंग करना शुरू करता हूँ। और वैसे डैनियल अपनी जॉब से छुट्टी लेके यहाँ पे आया होता है और उसे रनिंग करते हुए उसका बॉस देख लेता है तो सोचता है ये तो छुट्टी लेके कहीं घूमने गया तो यहाँ क्या कर रहा है ये। खैर वो जरूर चीज नहीं है, जरूर चीज है उसके बॉस का लैपटॉप। हम देते हैं इसके बॉस के लैपटॉप में ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियों की फोटोज हैं, साथ में किम की फोटोज भी, इवन मीरा की फोटो भी जब वो कपड़े बदल रही होती है। कोई तो फोटोज अपलोड करा है लड़कियों की, कहीं ये पार्क का बॉस तो इविल नहीं है, मजाक कर। अब बूट कैंप का सेकंड डे शुरू होता है, डैनियल उठता है, उसके मुंह पे कुछ मार्कर चले हुए हैं और ये देखो इसको गोरे से काला ही बना दिया, ब्रोकन सीधा एन वर्ड नाउ। अब सेकंड डे लोग काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं और मीरा नोटिस करती है कि जो मोटा इंस्ट्रक्टर है वो पूरे टाइम उसको ही घूरे जा रहा है। रात में वास्को अपने दोस्त साथ पिलो फाइट खेलता है और सबकी माँ बहन नहीं कर दी उसने। और तो रात में मीरा और जैक बाहर घूम रहे होते हैं और डैनियल सो जाता है। और अब हम आते हैं इंस्ट्रक्टर्स पे, जहाँ और सारे तो मजे ले रहे हैं पर जो मोटा शटर जिसका नाम है वॉन बिन वो भी अपनी ड्यूटी पे है और हमें उसका फोन दिखा जाता है और उसके फोन के अंदर है मीरा की वो सेम फोटो और वो बोल रहा होता है मुझे इस लड़की को ढूंढना पड़ेगा। और यही मीरा को दिन भर देख भी रहा था, तो यहाँ क्या गड़बड़ है तो थोड़ा समझ रहे हो शायद। ये वॉन बिन मोटे वाला इंस्ट्रक्टर पहुंचता है वेयर हाउस, जहाँ वो देखता है ज़्यूस और मीरा को साथ में और मीरा ज़्यूस की कुछ हेल्प कर रही होती है सामान रखने में। हाँ मुझे पता है मीरा जैक के साथ घूम रही थी पर यहाँ पे रातों घूमना अलाउ नहीं होगा। ज़्यूस ने उन्हें पकड़ लिया और उसने बोला मीरा तेरी पनिशमेंट है, तू मेरे साथ काम करेगी। ज़्यूस यही सब बता रहा होता है कि मीरा यहाँ पे कैसे आई, पर वॉन बिन उसकी एक नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है। वॉन बिन उसको मारने लगता है और इस सब के बीच में उसका फोन गिर जाता है जिसके अंदर मीरा देख लेती है उसकी फोटो और तब मीरा सबसे बड़ी गलती कर देती है, वो वॉन बिन को धक्का दे देती है और ज़्यूस को उठा देती है। अब देखो डैनियल यहाँ पे सो रहा है और पार्क उठा हुआ है, वो रनिंग करने गया था पर उसके बॉस ने उसे पकड़ लिया और उसके बॉस उसे कुछ छोटा मोटा काम कराने लग गए। पर उसी के बीच पार्क कुछ देख लेता है, वो देखता है एक मोस्ट वांटेड ऑफेंडर्स की लिस्ट जहाँ पे ज़्यूस भी है और ज़्यूस उसका फेक नेम है, रियल नेम है इसका हीमिन किम और ये एक रेप। मैं फिर से याद दिला दूं, मैं नाम गलत प्रोनाउंस करूं पर तुम समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तुम फीलिंग समझो भाई की। अब आते हैं बूट कैंप पे जहां हीमिन अपने असली रंग दिखाना शुरू हो जाता है। उसने वॉन बिन को मार मार के उसे बेहोशी की हालत में कर दिया और उसकी बेहोशी की हालत में पता लगता है कि उसके पास हीमिन का फोन था और उसे पता लग गया था ये सारी फोटोज वगैरह हीमिन खींच रहा है। और वो पूरे दिन मीरा पे नजर बनाए नहीं बैठा था, वो पूरे दिन हीमिन पे नजर बनाए बैठा था और वो नोटिस कर रहा था कि मीरा के आसपास मंडरा रहा है, तो लग रहा था कि मीरा खतरे में हो सकती है, इसलिए वो यहाँ पे मीरा को बचाने आया था पर सब खराब हो गया। और इस पॉइंट तक मीरा भी समझ जाता है कि यहाँ पे क्या सीन है, वो चिल्लाने की कोशिश करती है पर हीमिन उसे एक पंच में साइलेंट कर देता है और बोलता है तुम कपड़े उतारने वाली हो या मैं उतारूं तुम्हारे। इसके बाद हमें हीमिन का छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसकी लाइफ के छोटे मोटे इंसिडेंट देखते हैं जिससे हमें पता लगता है कि वो ऐसा बना कैसे। देखो जस्ट बिकॉज ही स्मार्ट एंड हैंडसम इसे कोई भी अपने कांड की सजा मिलती ही नहीं थी। जैसे बचपन के अंदर उसने बच्चे के स्नैक्स चुरा लिए तो टीचर ने उसको सजा ही नहीं दी इस चीज की, फिर बड़े होते सारी लड़कियां उस पर मरती थी, इवन एक लड़की जिसका बॉयफ्रेंड भी है वो भी इसके साथ कर रही होती है और ये बोलता है तेरा तो बॉयफ्रेंड है, पर वो लड़के बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ दूंगी। और इन सब चीजों के चलते इसके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि ये तो हैंडसम है, कुछ भी करे ऐसा कुछ गलत नहीं हो सकता, या फिर सब लोग इसे माफ कर देंगे बिकॉज ये तो हैंडसम है, सब चाहते हैं इसको। इसकी बैक स्टोरी खत्म होती है, हम देखते हैं साला चड्डी में खड़ा हुआ है और मीरा को बोल रहा है मैं तेरे को बहुत प्यार करूंगा या प्यार दिखाऊंगा या दिखाने वाला है। इससे पहले कुछ करे वॉन बिन फिर से आता है मीरा को बचाने पर वो फेल हो जाता है और ये वॉन बिन को बहुत ब्रूटली मारता है, उसके दांत तक तोड़ देता है। मीरा बस चिल्ला रही होती है हेल्प हेल्प, ये हीमिन उस पर अटैक करने वाला होता है पर वॉन बिन इज नॉट डन येट। उसके पास एक विसल होते है वो भी बजा जाता है, ये सोचते है कोई सुन के यहाँ पे आ जाएगा पर अभी तो कोई नहीं आता और उसके विसल बजाने की सजा हीमिन उसे जरूर देता है। उसकी विसल उसके मुंह में घुसा के इसे और पीटता है। दूसरी साइड हम आते हैं जैक पे जो किम और जो से पूछ रहा होता है कि मीरा अब तक आई नहीं वापस रूम में। वो बोलते नहीं शायद किसी और का ड्रिंक व्रिंक कर रही होगी, पर जैक नोस मीरा ऐसी लड़की नहीं है। तो जैक उसे ढूंढने निकल जाता है और तभी जोई को फोन आता है पार्क का स्टोर से। वो बोलता है मेरे को तेरा नंबर डैनियल ने दिया था और अभी बहुत बड़ी इमरजेंसी है, जा और डैनियल को उठा दे। जो यही करते वो डैनियल को उठा देते हैं पर वो सोच रहे कि डैनियल ने इसको मेरा नंबर दिया, क्या ये मेरे को लाइक करता है, मतलब मोटा अपना पार्क पिगी जिसको बोलती है। पर अगर डैनियल ने इसको मेरा नंबर दे तो अगर डैनियल मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है बहन उससे जरूरी काम है हमारे पास अभी। डैनियल उठते पुलिस को फोन करके सब कुछ इन्फॉर्म कर देता है पर ये लोग जहाँ पे हैं उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इस टाइम 30 मिनट की दूरी पे है, तो पुलिस को आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और जैसे डैनियल की कॉल कट होती है पुलिस के साथ तभी डैनियल को आवाज आती है उसके साइड में कुछ गिरा है। वो देखता है जैक खड़ा है वहां पे एंड ब्रो इज पिस्ड। डैनियल सामान्य बात है जैक गुस्से में क्यों है पर वी नो जैक ने डैनियल की सारी बातें सुन ली है और वो समझ चुका है कि मीरा इस टाइम खतरे में
हैं। जैक भागता है मीरा को बचाने और डैनियल जोई से बात करता है और उसे पता लगता है कि मीरा अब तक वापस नहीं आई है, तो वो भी समझ जाता है कि मीरा खतरे में है इस टाइम। हम वापस आता है मीरा पे जहाँ वो डर के कोने में बैठी हुई है और हीमिन ने वॉन बिन को मार मारे उसी कुछ ऐसी हालत कर दी है और फिर मीरा पे अटैक करता है, उसको पंच करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है वो कुछ ये देखती है। हीमिन मीरा की जींस तक खोल देता है। मीरा ट्राइज टू फाइट बैक पर तभी यहाँ का गेट खुल जाता है। हीमिन पीछे देखता है और गेट पे खड़ा है जैक जो अपना आपा खो चुका है। भाई वो क्या देख रहा है, एक लड़की जिससे वो प्यार करता है उसके मुंह पे खून लगा हुआ है, वो रो रही है, उसकी जींस खुली हुई है, उसका होने वाला है उसके सामने, वो होने देगा ऐसा? नो। जैक पागल हो जाता है, ब्रो गोज आउट ऑफ कंट्रोल और पागलों की तरह हीमिन पे अटैक करने आता है जो उसकी गलती होती है। जैक बिना कुछ सोचे समझे इस पे अटैक करने आ जाता है जिसका फायदा हीमिन उठाता है और उसे एक लॉक में फंसा लेता है। जैक लॉक में फंसे समझ आता है कोई आम लॉक नहीं है, दिस गाय इज नॉट नॉर्मल, इसको मुई थाई आती है। जैक डर्टी बॉक्सिंग करने का ट्राई करता है पर फेल हो जाता है और फिर हीमिन एक जोरदार नी इसके रिब केस पे मारता है जिससे इसकी रिब की कुछ बोन्स क्रैक हो जाती है। वो फिर से ये अटैक करने वाला होता है। जैक अपना रिब केस प्रोटेक्ट करता है पर इस बार हीमिन उसके मुंह पे नहीं मार देता है खींच के। अब देखो अगर जैक यहाँ बेहोश हुआ तो उसको पता है उसकी प्यारी का यहाँ पे क्या हो सकता है। भाई वी आर विटनेसिंग अ ग्रिफिथ गट सिचुएशन राइट हियर, लाइक नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बट थोड़ा लाइक दैट एक्लिप्स, समझ रहे हो। दूसरी साइड डैनियल अपनी पूरी गैंग के साथ मीरा को ढूंढ रहा होता है। दे आर कॉलिंग आउट मीरा मीरा, पर ढूंढने की जगह बहुत बड़ी है तो टाइम लगने वाला है ऑफ कोर्स। हम वापस आते हैं जैक पे जहाँ उसके दोनों हाथ की हड्डियां टूट चुके हैं, साथ में मुझे कुछ रिब केज भी बोन्स क्रैक हो चुकी है, बट ब्रो इज स्टिल स्टैंडिंग। जैक मन में सोच रहा होता है कि वो हिल भी नहीं सकता, उसे नहीं पता वो कैसे हराएगा हीमिन को, पर उसे इतना पता है वो हार तो नहीं मान सकता क्योंकि इस टाइम बात उस तक है ही नहीं, इस टाइम बात मीरा तक आ चुकी है। हीमिन जैक को किक करने आगे बढ़ता है और अगर ये किक लग जाएगी तो जैक खत्म हो जाएगा, पर वॉन बिन उसका पैर पकड़ लेता है। इसका फायदा जैक उठाता है और अपने टूटे हुए हाथों से वो डैम। कुछ देर बाद पुलिस डैनियल सब लोग यहाँ पहुंचते हैं और वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं एक अनकॉन्शियस स्टेट में एक लड़का जिसके हाथ टूटे हुए हैं, वो अपने टूटे हुए हाथों से भी एक बंदे के मुंह पे मुक्के मारे जा रहे हैं। मीरा इज ट्राइंग टू स्टॉप जैक बट वो उस स्टेट में ही नहीं है भाई, वो यहाँ पे आया था एक काम करने और वो अब भी वही काम कर रहा है। ही इज बीटिंग द शिट आउट ऑफ दिस। भाई जब मैंने ये सीन देखा था कि जैक अपने टूटे हुए हाथों से अनकॉन्शियस कंडीशन के अंदर भी हीमिन को मारे जा रहा है, ओ भाई क्या सेटिस्फैक्शन मिला मुझे देख के। खैर पुलिस को अरेस्ट कर लेती है और साला अरेस्ट होने के बाद भी इतनी गंदी नजरों देख रहा है मीरा को। वॉन बिन की हालत भी खराब है बट ब्रो इज हैप्पी ही सेव्ड अ गर्ल। कुछ बच्चे इसका अब भी मजाक बना रहे होते हैं पर जैक इसका स्टैंड लेता है। इवन ही बोज इन फ्रंट ऑफ वॉन बिन शोइंग हिज रिस्पेक्ट। इसके बाद मीरा जैक से मिलते हैं और अपने पसंदीदा औरत के सामने हर कोई तगड़ा बनता है भाई। जैक भी टफ बनने की एक्टिंग करता है पर बहुत जल्दी बेहोश हो जाता है बिकॉज बहुत सीरियसली इंजर्ड हुआ है। इसको इतनी इंजरीज आई है कि 2 महीने के लिए तो हॉस्पिटल में एडमिट है और ऑफ कोर्स मीरा इसका ध्यान रखेगी। और बात करें हीमिन की तो डिटेंशन सेंटर पहुंच जाता है और ये साला वहां पहुंच इंट्रोडक्शन दे रहा है अपने सेलमेट्स को कि मेरा नाम ये, मैं इस केस में यहाँ पे आया हूँ। और ये साला बाकी इनमेट्स को परेशान करने की कोशिश करता है पर यहाँ पे एक बंदा है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा और वो है गंगनम लैंडलॉर्ड। एंड फॉर सम रीजन ब्रो स्टिल थिंक्स कि जोई उसकी वाइफ है। डिटेंशन सेंटर नहीं, भाई को मेंटल असाइलम भेजो। पर विद दिस बूट का मार्क खत्म हो जाती है और इसके बाद शुरू होती है पेवलोव्स डॉग आर्क। नहीं ये कोई कुत्ते से रिलेटेड आर्क नहीं है पर इसका नाम ये कुत्तों वाला क्यों है तुम्हें एंड तक पता लग जाएगा। सब लोग बूट कैंप से वापस आ जाते हैं। पार्क अपनी जॉब पे जाना शुरू करता है। उसका बॉस वो पेचेक देता है, मतलब सैलरी, साथ में थोड़ा और कैश देता है ताकि वो अपनी मदर या अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट ले सके। कुछ दिनों की इनकी हॉलीडेज हो जाती है और तो थैंक्सगिविंग इज वेरी नियर। तो पार्क डिसाइड करता है कि वो इन छुट्टियों के अंदर अपने घर वापस चला जाएगा अपनी मोटी बॉडी के अंदर एंड ऑल्सो अपनी मदर के लिए कुछ गिफ्ट भी ले लेगा। पार्क अपनी मदर के लिए कोई ड्रेस लेने जाता है एंड एज यूजुअल एम्प्लॉय उसको देख के उसको लुक से जज करना शुरू हो जाते हैं, उसको नीचे दिखाना शुरू हो जाते हैं, बोलते हैं सारा एक्सपेंसिव आइटम है, तू कब खरीदेगा साले गरीब हाट। पर सिर्फ पार्क ने इतना पैसा जोड़ा होता है कि वो अपनी मदर के लिए एक ड्रेस ले लेता है। फिर वो अपने होम टाउन जाने के लिए बस में बैठते हैं जहाँ उसकी सीट एक लड़की के साथ है और ये लड़की भी उसको ट्रीट करने वाले गंदी तरीके से। खैर पार्क को आदत हो चुकी होगी ऐसे रिएक्शंस की अब तो। पर वो फाइनली अपने होम टाउन आ जाता है जहाँ वो नोटिस करता है कुछ ज्यादा बदला तो नहीं है और वो 2 महीने के लिए गया था बस। पार्क अपने घर जाने के लिए निकलता है पर तभी एक बंदा उसको पीछे से बुलाता है। ना ये कौन है पार्क एग्जैक्टली इसको नहीं जानता पर पार्क को पता है ये वो लड़का है जो पार्क को बुली होते हुए देखता जरूर था। पार्क और ये थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं पर पार्क नोटिस करता है ये अपने फोन में लगा हुआ है और किसी से बातें कर रहा है। पर हाँ पार्क को ये फ्रेंडली लग रहा होता है।
नहीं है फ्रेंडली। पार्क इसको बोलता है मेरे को ये जाना है, देरी हो रही है, पर तभी इसके मुंह पे आके एक फुटबॉल लगती है। पार्क देखता है उसके ओल्ड बुलीज वापस आ चुके हैं और उनको यहाँ पे इसी लड़के ने बुलाया है, क्योंकि पार्क के स्कूल छोड़ने के बाद उन बुलीज का नया शिकार ये लड़का बन गया। तो ये साला सोचता है मैं कमजोर हूँ इसलिए मैं बुली नहीं होता, मैं खुद के लिए फाइट बैक नहीं कर सकता इसलिए बुली नहीं होता, मैं बुली हो रहा हूँ बिकॉज ये स्कूल छोड़े चला गया। और ये बुलीज में जरा इसको देखो ब्रो, मेसी। खैर ये बुलीज जो पहले करते थे अब भी वही करते हैं, पार्क को लूट लेते हैं, सारा पैसा ले लेते हैं उसका जो उसने सेव किया होता है अपनी मदर को देने के लिए। इवन ये वो पैसा भी ले लेते हैं जो उसकी मदर ने दिया था उसको कैफे के टाइम पे। पार्क इनको बोलता है कि मेरे को एटलीस्ट वो पैसा वापस दे दो, और ये बुलीज पार्क को सुनाने लगता है कि तू साले इतना बड़ा हो गया तू हमें उल्टा जवाब देगा। ये पार्क का शोल्डर दबाने की कोशिश करता है पर वास्तव कंपेयर में दिस इज नथिंग, पार्क इसको बहुत इजीली ओवर पावर कर देता है। फिर दूसरा बुली मतलब मेसी अपना लेफ्ट फुट से अटैक करता है पर पार्क उसे भी पकड़ लेता है। ब्रो पार्क ने मेसी का लेफ्ट फुट रोक दिया, डैम, बड़े बड़े गोल के बनी रोक पाए, पार्क ने रोक दिया। पार्क है 1v2 कर देता है, वो सोच रहा है मैं इन दोनों को पेड़ दूंगा साथ में, पर फिर एक आवाज आती है और भाई की कच्ची गीली हो जाती है। ये आवाज होती है लोगन की, ये वही बंदा जो पार्क को सबसे ज्यादा बुली करता था, मतलब इन बुलीज का लीडर काइंड ऑफ। और लोगन जब भी पिकाचू बोलता था पार्क पीका बोलता था, और लोगन को देख के पार्क इतना डर जाता है कि लोगन ऐसी पिकाचू बोलता है, और जो नया बकरा है इनका वो और पार्क दोनों ही पीका बोलते हैं। देखो जब तुम किसी कुत्ते को बेल बजा के खाना देते हो और अगर तुम काफी बार करने लगते हो तो कुत्ते को लगता है कि अगर बेल बजे तो मतलब खाना मिलेगा, चाहे तुम बिना बेल बजा दो पर कुत्ते को ऐसा लग रहा है कि उसे खाना मिलने वाला है। और पार्क के केस के अंदर वो कुत्ता पार्क है, खाना डर है और बेल लोगन है। मतलब लोगन जब भी आसपास होता है उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है पार्क को डराने के लिए, चाहे वो कुछ भी ना करे स्टिल पार्क की फटी जाती है। लोगन के सामने पार्क कुछ नहीं बोल पाता। पार्क ने जिस लड़का हाथ पकड़ा था वो पार्क को लाते बजाना शुरू करता है और पार्क बस खुद को डिफेंड कर रहा होता है, वो फाइट बैक भी नहीं कर पाता। और वो बोली जिसका पार्क ने पैर पकड़ लिया था वो लड़की को बोल रहा होता है तुझे पता ना मैं राइट फुटर हूँ, नहीं 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 मैसी हमें पता तो लेफ्ट फुटर है। खैर लोगन यहाँ पे पार्क को पेलता बेलता नहीं है पर पैसे लेके चला जाता है। वो बोलता है वैसे भी तू स्कूल छोड़ के जा चुका है और मैं तेरे को फ्री करता हूँ पैसों के बदले, वैसे ही मेरे पास नया बकरा आ चुका है, जा तू एंजॉय कर मेरी जिंदगी। लोगन चला आता है, वो बुलीज भी चला आता है पार्क के मुंह पे थूक के। पार्क थोड़ा खुश होता है कि चलो अब वो लोगन इसको परेशान नहीं करेगा, और जो लड़की पार्क को उसकी मदर गिफ्ट भी वापस कर देती है, वो नहीं लेती वो ड्रेस। थोड़ी बहुत सिंपैथी हो लड़की के अंदर। अब हम जे को देखते हैं जो नहीं कुछ गलत काम नहीं कर रहा लौंडा, बिलीव मी। वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं काश तू हमारे पास घर में वापस आया होता, पर अगर तू आता तो तू और बाकी लोग सारे अनकंफर्टेबल हो जाते, तो थैंक यू तू यहाँ पे नहीं आया। व्हाट द हेक। एंड ऑल्सो से इस बार भी हम तुझे नहीं मिल पाएंगे, थैंक यू समझने के लिए, बाय बाय। ये इसके पेरेंट्स और इसका कुछ तो मांजरा है गलत, बनती नहीं लोगों की। वैसे इस टाइम जे सोलो ट्रिप पे जाने का डिसाइड कर रहा है। वापस आते हैं पार्क पे, जो अपनी मदर को इस टाइम ढूंढ रहा होता है, वहां जाके जब उसकी मदर काम करती है और पार्क की मदर की जो कोवर्कर हैं वो भी पार्क से अपने बेटे को कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि मेरा बेटा उससे बढ़िया है इससे। देखो एक चीज बिल्कुल सच्ची दिल से बता रहा हूँ, मैं इरिटेट हो चुका हूँ इस पॉइंट पे आके इस चीज से। तो मैं समझ रहा हूँ लुकिज्म के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हर कोई तुम्हें लुक से जज करता है, जो बिल्कुल सच बात है, और इस मानवा के अंदर मोटे लोगों की कोई इज्जत नहीं है अनलेस तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये देखते देखते मैं परेशान हो चुका हूँ, सच बता रहा हूँ। मतलब मुझे बहुत रिपीटेड फील हो रहा है चीज। खैर पार्क अपनी मदर को ढूंढ लेता है जिसपे एक लेडी चिल्ला रही होती है। तो मैं थोड़ा और पैसा कमाने के लिए पार्क की मदर कुछ गत्ते वगैरह इकट्ठा करती है उनको बेचने के लिए, तो वही कर रही होती है, पर एक लेडी चिल्ला रही होती है कि आप हमारे गत्ते इकट्ठे मत करो, हमें किसी और को बेचने होते हैं। रात में पार्क अपनी मदर को गिफ्ट देता है एंड शी इज रियली हैप्पी टू रिसीव इट, और वो पार्क के लिए ढेर सारा खाना ही बनाती है। पार्क बोलता है इतना सारा खाना, और पार्क की मदर बोलती है चिंता मत कर, तो पढ़ाई लिखाई कर और पैसा कमाने का सारा चिंता मेरे पे सौंप दे। ये सुनते ही पार्क को उसकी मदर के दिए हुए वो $5 याद आते हैं। उसे समझ आता है कि वो पैसे कमाने के लिए भी उसकी माँ ने कितनी मेहनत करी होगी, तो वो क्या ऐसे उन पैसों को जाने देगा? नो। पार्क अपनी मदर को बोलता है आपको याद है वो लड़का जो मेरे साथ रहता है, अपनी दूसरी बॉडी की बात कर रहा है। उसकी मदर बोलती है हाँ वो तो बहुत अच्छा लड़का। तो पार्क बोलता है इस वेकेशन वो अकेला है तो क्या वो यहाँ पे आ सकता है। पार्क का प्लान ये है कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी को यहाँ पे लेके आएगा जिससे वो लोगन को पीटेगा और उसे $5 वापस ले लेगा। हम आता है डैनियल पे जो बस स्टॉप पे अपनी बस का वेट कर रहा होता है, जहाँ पे वो मिलता है जे से। अब और दो जे सोलो ट्रिप पे जा रहा था पर वो टिकट को फेंक देता है कूड़ेदान में, और वो डिसाइड करता है जहाँ पे डैनियल जा रहा है वो वहीं पे जाएगा। वो बोल देता है कि मेरे को भी इस जगह पे कुछ काम है तो मैं भी तेरे साथ चल लेता हूँ। जे ज्यादा बोलता नहीं है
नहीं है, वो बस मुंडी हिलाता है, हाँ ना कर देता है, बस ऐसा ही है वो। पर हाँ लौंडा हेल्प बहुत करता है। खैर ये दोनों पारे घर पहुंचते हैं, उसकी मदर उनका वेलकम करती है और वो उनसे माफी मांगते हैं, घर में गेस्ट आए हैं और सारा घर बिखरा हुआ है, मैं सफाई भी नहीं कर पाई। डैनियल बोलता है कोई नहीं मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, पर पार्क की मदर उसे मना कर देता है कि नहीं नहीं गेस्ट से काम थोड़ी करवाते हैं। इनकी ये बातें पार्क का पूरा घर जो एक कमरे का ही है जे सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब डैनियल अपनी मोटी मोटी दिखाता है जे को और बोलता है ये मेरा दोस्त है, मैं इसी की यहाँ पे हेल्प करने आया हूँ, ये मेरे साथ रहता है। फिर वो सो जाता है और अपनी मोटी बॉडी में उठ जाता है और फिर पार्क और जे बातें करते हैं और जे पार्क को एक च्युइंगम ऑफर करता है जो जेस्टर पार्क को बहुत अच्छा लगता है। अब पार्क जे को बताता है कि डैनियल यहाँ पे एग्जैक्टली आया क्यों है। पार्क की मदर ने डैनियल को $5 दिए थे जो पार्क से किसी ने छीन लिए और वो $5 उसकी मदर ने ये कार्डबोर्ड बेच के ही कमाए थे। अब $5 काफी कम है पर डैनियल के लिए काइंड ऑफ वो एक लकी चार्म है, इसलिए वो यहाँ पे वो पैसे वापस लेने आया है। ये सुनकर जैक को याद आता है कि पार्क की जो मदर है वो बोल रही थी कि तू मेरे बेटे समान है, मुझे अपनी माँ ही समझ और इसे अपना घर ही समझ। तो अब जे डिसाइड कर लेता है कि वो डैनियल की हेल्प करेगा उन पैसों को लेने में। सी शिफ्ट होता है लोगन पे जो अपने सीनियर्स को पैसे दे रहा होता है जो अपने जूनियर से बच्चों से लेता है और पैसे कम होने के कारण इसके सीनियर्स को पीट देते हैं। वो बोलते हैं बेटे तुम्हारी सेम गैंग का इसलिए इस बार छोड़ रहे हैं, अगली बार सारे पैसे चाहिए हमें। इस सबसे लोगों को काफी गुस्सा आता है और अब हमें पता लगता है कि लोगन एग्जैक्टली है कौन। एक बड़ी सी बिल्डिंग देखते हैं जो ऑफ कोर्स जे की है और जे ने अपने मैनेजर से बोला होता है कि लोगन के बारे में पता करो कौन है लौंडा। उसका मैनेजर बताता है कि इसका पूरा नाम है लोगन ली और ये तुम्हारी सेम एज का ही है। लोगन काफी बच्चों को बुली भी करता है एंड इज ऑल्सो ब्लैक बेल्ट इन जुजित्सु और वो कितना स्ट्रॉन्ग है हमें अब दिखाया भी जाता है। इसने अपने सारे सीनियर्स पेल दिए, सबको एक अकेले पेल दिया भाई ने और सारे पैसे भी ले लिए उनसे जो इसने उनको दिए थे। और जाने से पहले बोलता भी है तुम लोग जिसके लिए पैसा इकट्ठा करते हो ना, अगर उसको मेरे से कोई दिक्कत है तो आके बात कर ले मेरे से। और इसका एक सीनियर बेहोशी के हालात में मन में बोल रहा होता है कि लोगों तेरे को नहीं पता तो किससे पंगे ले रहा है। हमें बंदा भी रिवील नहीं किया जाता पर याद करो कौन है वो बंदा जो पैसे कलेक्ट करता है पर अब वो कलेक्शन करना छोड़ चुका है। इट इज नन अदर देन गन, वह है जिसकी सीनियर्स बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं डैनियल पे जो जा रहा होता है लोगों से पैसे लेने, पर वो बाहर देखता है उसके घर के बाहर बहुत सारे कार्डबोर्ड पड़े हुए हैं। वो अपनी मदर से पूछता है, उसकी मदर बोलती है पास में ही एक होटल से सुबह सुबह यहाँ पे आए हैं। और पास वाला होटल किसका है भाई, ये जे दिल जीता जा रहा है हमारा बार बार। चलो उस पे आते हैं जो लोगों के सामने आ चुका है डैनियल के $5 लेने। इनकी फाइट हम देखेंगे पर अभी हम सीनियर्स पे आते हैं जो गन कॉलर के बता रहे होते हैं कि लोगन ने क्या करा, उनको ही कूट दिया और पैसे भी ले गया। गन बोलता है देखो मैं तो बात नहीं करने वाला लोगन से, मैं सब काम छोड़ चुका हूँ। पर गन बोलता है मैं गो को बोल दूंगा कि वो जाके लोगन से बात कर ले क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा कलेक्शन की। नाउ अब ये गो कौन है इसके बारे में तो पता लगेगा वासो की बैक स्टोरी के अंदर। अभी बस इतना समझ लो ब्रो इज अ टोटल पैकेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्रेन। गन की कॉल कट होती है और हम देखते हैं गन के साथ वही लड़की बैठे हैं जिसके पास पार्क की तरह 2 बॉडीज हैं। इसका नाम क्रिस्टल है वैसे। और ये वही वो दिन वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रही होती है कि यूही ने तो बुलाया था उनकी हेल्प करने पर, तू गया ही नहीं। गन बोलता है मैं गया था पर मुझे वहां पे उनकी हेल्प करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज वहां पे वो बंदा था जिस पे मेरे को नजर रखने बोला है प्रेसिडेंट ने। दे आर टॉकिंग अबाउट डैनियल। और यहाँ पे एक सेलिब्रिटी भी होता है और ये बोल रहा होता है मैं जाके देखना चाहता हूँ कि वो कौन बंदा है जिसको प्रेसिडेंट ने बोला इस पे नजर रखो। हाँ मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कुछ कैरेक्टर्स एकदम से आ चुके हैं, चिंता मत करो, सबके बारे में पता लग गया धीरे धीरे हमें। अब हम फाइनली आते हैं लोगन और जे के मैच पे जहाँ जे बहुत अच्छा लड़ रहा है उससे। वो लोगन के हर एक पंच को डॉज करे जा रहा है और उसको काउंटर भी करे जा रहा है, पेले जा रहा है वो भाई इसको। जे इतना अच्छा लड़ रहा है कि लोगन समझ आता है कि इसके अगेंस्ट में जुजुत्सु काम ही नहीं आने वाली। सो लोगन ट्राइज टू प्ले डर्टी। वो जे के सामने वो पैसे फाड़ने का ट्राई करता है। ऑफ कोर्स वो नहीं फाड़ेगा बट पैनिक में आके जे उसके पास आ जाता है पैसे लेने के लिए और इसी का फायदा उठा के लोगन जे के बाल पकड़ लेता है, उसे मुंह पे पंच करता है और फिर उसे एक लॉक में पकड़ लेता है। और ये काफी डेडली लॉक है बिकॉज बहुत जल्दी जे बेहोश हो जाता है। अगर थोड़ी देर और लॉक लगा रहा तो जे को सांस ही नहीं आएगा, वो मर सकता है। पर तभी यहाँ एंट्री मारता है डैनियल, जिसे लड़ने के लिए लोगन को जे को रिलीज करना पड़ता है। पर वो डैनियल ग्रैब करने की कोशिश करता है पर डैनियल बहुत इजीली उसको डिफ्लेक्ट कर देता है उस अटैक को। ये सब देख के लोगन डर जाता है कि कौन है भाई ये लोग, मेरा अटैक इन पे नहीं लग पा रहा, ये मेरे को डॉज कर रहे हैं, क्या हो रहा है आज। डैनियल जे को चेक करने जाता है पर तभी उसके पीछे लोगन आ जाता है जो उसे पूछता है कि तुम कौन हो, किसने भेजा तुम्हें। और लोगन को अपने पीछे ऐसे देख के डैनियल की फट जाती है, भाई की अच्छी गेली हो गई। इवन दो डैनियल इस टाइम स्ट्रॉन्ग बॉडी के अंदर है, इवन दो वो एडवांटेज में हो, स्टिल भाई का ट्रॉमा डैनियल डर के मारे कांपने लगता है। पर लोगन ही फाइट से बैक ऑफ हो जाता है। वो बोलता है अपने दोस्त को ले और निकल यहाँ से। लोगन टफ दिखने का एक्ट कर रहा है पर एक्चुअली में वो डिसएडवांटेज के अंदर है बिकॉज वो ऑलरेडी थका हुआ है और उसे पता है अगर वो लड़ेगा तो चांसेस हैं वो हार सकता है। पर हाँ लोगन इसे नहीं लड़ता और चला जाता है। और डैनियल यहाँ पे सोच रहा होता है
चलो अब क्या क्या लड्डू मैं, उसने शायद $5 वो स्पेंड भी कर दिए होंगे। अब थोड़ी देर बाद जे की आंख खुलती है और वो देखता है डैनियल उसे अपनी बैग पे कैरी कर रहा है। डैनियल जे को लोगन के बारे में बता रहा होता है, पर तब भी जे इसके सामने उसके पैसे रख देता है। पैसे को देखते ही डैनियल को इतना बुरा लगता है कि वो वहीं पे रोने लग जाता है कि वो अपने पैसे लोगों से ले भी नहीं पाया। उसको इस चीज का बहुत बुरा लगता है कि मैं बस शरीर बदल पाया और कुछ नहीं बदला मेरी लाइफ के अंदर। और डैनियल को रोते हुए देख जे को लगता है कि वो भारी है, इसलिए डैनियल रो रहा है। तो जे उसकी बैग से उतर जाता है और उसको बोलता है कि आ तू मेरी बैग पे आ जा, मैं तो कैरी कर लूंगा। देखो 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 सुनो मेरी बात, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ही इज नॉट गे। जे को डैनियल पसंद है इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, ठीक है। इसके बाद हम उस स्टोर पे आते हैं जहाँ से पार्क ने अपनी मदर के लिए गिफ्ट लिया था। वो यहीं पे अपनी मदर के साथ आया होता है वो ड्रेस चेंज करवाने, बिकॉज उस ड्रेस के अंदर ऑलरेडी एक दाग था। पर ऑफ कोर्स एम्प्लॉय देखते हैं एक मोटा है यहाँ पे, तो ये तो झूठ ही बोल रहा होगा। तो एम्प्लॉय उसकी ड्रेस चेंज करने से मना कर देता है। पर यहाँ पे एंट्री मारता है फिर जे, जो बोलता है ओए मेरा भाई है वो, फटाफट काम करो भाई का। नहीं, जे कुछ बोलता नहीं पर वो हेल्प कर देता है बस पार्क की। अब कुछ दिनों बाद का सीन हम देखते हैं वास को ट्रेनिंग कर रहा है जिम में लौंडा, और उसके पास आया है पार्क, जो बोलता है वास को मेरे को ट्रेन करो प्लीज। पार्क अपनी बॉडी चेंज करके स्ट्रॉन्ग हो सकता है पर उसे मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना है। लास्ट लाइन देते हैं लोगन को, जो ये सोच रहा कि वो दो लौंडे कौन थे, उन्हें किसने भेजा था। फिर वो अपने पिकाचू के साथ मजे करना शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये आर्क भी खत्म हो जाती है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 3 आर्क कवर करने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत ही खतरनाक होने वाले है, बिकॉज हम शुरुआत में देखेंगे वासो का पास्ट। हेलो मैं सभी के लिए वीडियो दी थी, नाउ यू कैन वॉच मोर वीडियोस राइट है। मैं तुम लोग यहीं पे मिलता हूँ, सायोनारा।